हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि 9 जनवरी 2023 के पेपर में, ऑनलाइन वाले पेपर में पूछे गए थे। इससे पहले देखिए एसएसटी की 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। मैं आपको ये पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ करा रही हूँ, ठीक है। जितने भी अभी ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम हुए हैं 2022 से 23 में, वो सारे क्वेश्चंस जो है हम कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, संगम पोएम्स मेंशन अ तमिल वर्ड मूवेंद्र मीनिंग 3 chiefs. Which of the following set correctly represents the 3 chiefs? संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ क्या है? 3 मुखिया है। इनमें से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चोल, चेर और पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट उपनिषद, यानी उपनिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिए हुए हैं। जो उपनिषद हैं वो प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा हैं, यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक टेक्स्ट। और दूसरा कह रहा है कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूल, यानी कि दिल्ली सल्तनत राज्य के सही वंशानुक्रम का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तुर्क, उसके बाद आएगा आपका खलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद किया था लोधी लोगों ने राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको 2 मैचिंग दी हुई है, 2 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट ए का लिस्ट बी से मैच करना है, ठीक है। और लिस्ट ए में क्या दे रखी है? नृत्य शैलियाँ दे रखी हैं, और लिस्ट बी में उनके राज्य दे रखे हैं। आपको सही मैच करना है। तो देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है ये आपको बताना है, कथकली कहाँ का है, यक्षगणम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। क्योंकि अगर आपको 2 से 3 भी पता है ना तो भी आप अपनी आंसर पर पहुँच सकते हो। देखो कुचिपुड़ी है हमारा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो 4th का हो जाएगा ए। तमिलनाडु का भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल का। पता यक्षगणम तो ये है हमारा कर्नाटक का, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू अबाउट द नायनर्स एंड अलवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वे संगीत का विरोध करते थे। देखो हमसे गलत पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हमें गलत ही ढूंढना है। तो जो अलवर और नयनार थे वो क्या करते थे? संगीत का विरोध नहीं करते थे, जबकि यहाँ पे लिखा है कि वो संगीत का विरोध करते थे। तो यही क्वेश्चन आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो पहला क्या दे रखा है? ब्रेक डाउन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन। दूसरा है कंपटीशन अमंगस्ट ईरानी एंड तुरानी, ईरानी और तुरानी मूल के अवजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता। तीसरा है सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। और लास्ट है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दावली द्वारा आक्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CAD। लास्ट वाले जो स्टेटमेंट थे कथन CAD हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और कथन ए जो है वो हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कुछ कथन दिए गए हैं, आपको क्या करना है? उसमें से सही कथन जो है चुनना है। स्टेटमेंट पहला क्या दे रखा है? द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड दीवानी ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल इन 1765, यानी कि 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई, ऐसा बोला है इन्होंने। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं ये लोग? द दीवानी डिड नॉट अलाउ द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, यानी कि दीवानी मिलने से पहले कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई
1865 में, ये तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। पहला क्या दे रखा है, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1801, यानी कि अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द सब्सिडिनरी अलायंस द इंडियन रूल्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडिनरी फोर्स दैट द कंपनी वॉज supposed to maintain for the purpose the then protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty, यानी कि जो सहायक संधि है उसकी शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था, और अगर भारतीय ये रकम नहीं चुका पाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो देखिए कौन सा जो है इसमें करेक्ट है, तो इसमें देखिए दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर, सॉरी बी इज़ द रीज़न फॉर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि स्त्री पुरुष तुलना बुक किसने लिखी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ये बुक लिखी है ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने। और कुछ बुक यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे स्त्री धर्म नीति लिखी है रामाबाई ने, आम्बेर जीवन लिखी है राज सुंदरी देवी ने, ठीक है, और ये फास्टिंग फीस्टिंग लिखी है अनीता देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑथर्ड द बुक सुल्तान ड्रीम, यानी कि सुल्ताना का स्वप्न नामक बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी रुकैया सखावत हुसैन ने। किसने, रुकैया सखावत हुसैन ने। दिल की दुनिया किसने लिखी है, इस्मत चगताई ने। द टाइगर ऑफ त्रास लिखी है मीना नयन ने। और प्लेस होल्ड होम लिखी है, प्लेस कॉल्ड होम लिखी है प्रीति सेनॉय ने सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, लेबर इन द प्लांटेशन ऑफ Mauritius and Trinidad was sourced from the lower castes and poor living in colonial India as, यानी कि मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं और आपको जो है सिलेक्ट करनी है इसमें से कोई 2 इसके रीजन। तो पहला क्या दे रखा है, इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की थी। बिल्कुल करेक्ट है। दिस अपॉर्चुनिटी हेल्प द पीपल टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेशन एंड ह्यूमिलिटेशन। और नेक्स्ट जो है आपका वो क्या कह रहा है, इट हेल्प्ड द पीपल टू इम्प्रूव देयर सोशल लाइफ एंड गेन अपवर्ड, तो ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वो कह रहा है इनके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कदकाठी और कौशल था, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट है स्टेटमेंट वो क्या है, दे वर नॉट वरीड अबाउट देयर लाइफ गेटिंग पॉल्यूटेड बाई द क्रॉसिंग ऑफ सीज, वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। तो आपका ए सही है ऑप्शन और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज़ ऑफ, स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न एवं निम्न विचारों को प्रोत्साहित किया गया। तो किन विचारों को प्रोत्साहित किया गया, स्वदेशी एंटरप्राइज यानी व्यापार संगठन, या फिर नेशनल एजुकेशन को, या यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज को, या फिर स्वदेशी पुलिस को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है देखिए कई सारे स्टेटमेंट आंसर में दिए गए हैं, या तो ओनली 1 और 2 हो सकता है, या ओनली 2 और 3 हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 और 2 और 3, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 विचारों को प्रोत्साहित किया था। जो लास्ट वाला था स्वदेशी पुलिस वो करेक्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इन 1916 द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द
हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कथन क्या कह रहा है, बोथ द पार्टी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि दोनों जो पार्टी थी उन्होंने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन बी ए की सही व्याख्या करता है एंड जो बी है वो एक्सप्लेन करता है ए को बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, देखिए अगर आपको ये कथन और स्टेटमेंट वाले और जो दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, अगर आपको इनमें समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप इनको कर पाओगे, लेकिन अगर आपको कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तुक्का लगाना है, तो आप जो है मोस्टली इसमें जो सही होता है, जो सही होने के चांसेस रहते हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन थे। ये तो बहुत ही जी आपने कई बार पढ़ा होगा। इंडोनेशिया, मिस्र और घाना, ये तीनों ही देश क्या थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो आंदोलन था गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इसमें ग्रह दिया गया है, उसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, जुपिटर यानी बृहस्पति, अर्थ यानी कि पृथ्वी। अब सामने आपके इनका वर्णन किया गया है। इनर प्लैनेट, बौना ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह किसमें है, आकार में पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1 और 4, जो 1 और 4 है वो बिल्कुल सही है। जो मंगल ग्रह है वो एक आंतरिक ग्रह है। ठीक है, और जो पृथ्वी है वो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द इक्वेटर गोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो विषुवत रेखा है वो किस देश से होकर गुजरती है। तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, ब्राज़ील जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये 4 स्टेट दिए गए हैं, बोलीविया, ब्राज़ील, बात्सवाना और ब्राज़ील और क्या है आपका बांग्लादेश। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और दे दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद करना है, साओ टोम, प्रिंसिप, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन देशों से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांशों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा दिया हुआ है, इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट, जो विषुवत रेखा है वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लैटिट्यूड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस, यानी किसी स्थान पर जो विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको इसमें बताना है कि ओनली ए करेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है, ठीक है, या फिर दोनों करेक्ट हैं या दोनों करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ओनली ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो इक्वेटर होता है वो क्या करता है, हमारे ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यदि ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगी। इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एट द सेम टाइम। तो ये क्वेश्चंस जो है, देखिए मैं जितने भी कल भी क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको परसों भी करवाए थे, ये क्वेश्चन हर सेट में रिपीट हो रहा है इस टाइप का, तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 PM अपराह्न। देखिए यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 8 बजेंगे। पृथ्वी पर देखिए 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि ग्रीनविच रेखा कहलाती है, और दुनिया का जो मानक समय है इसी रेखा से क्या होता है, निर्धारित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड रीजन। ये प्राकृतिक वनस्पति दी हुई हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन पर विचार करना है, सही मिलान का हमको जो है चयन करना है। तो देखिए जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। रीजन यहाँ पर रीजन क्षेत्र दिया हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन दिए हुए हैं। तो सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा हमको दिया हुआ है पर्णपाती यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, और टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का मैच होगा पहला और दूसरा, यानी कि सदाबहार वन उष्णकटिबंध और आपका शीतोष्ण, एंड बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड। पर्णपाती वन भी आपके उष्णकटिबंध और शीतोष्ण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का पहला हो जाएगा, बी का सेकंड सही है, ठीक है। समझ में आ गया ए का कौन सा सही है। सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में, और जो पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मृदा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो मृदा से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वेदर रॉक मटेरियल्स लाइज बिटवीन पेरेंट रॉक एंड सबसॉइल, यानी कि जो अक्षय चट्टानी पदार्थ होते हैं वो जनक चट्टान और मृदा के बीच अवस्थित होता है। दूसरा क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र की जलवायु दशा वहाँ की मृदा परिक्षेत्रिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी ए आर ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ए तो यहाँ पर सही है, लेकिन जो बी है वो यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। जो अपक्षित चट्टानी पदार्थ होती है वो जनक चट्टान और मृदा के बीच अवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा। और किसी क्षेत्र की जलवायु दशा वहाँ की मृदा परिक्षेत्रिका की मोटाई को निश्चित करता है, यह कथन क्या है, सही नहीं है। तो ए ट्रू हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में कौन से मुख्य मानक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन, यानी कि मेन क्राइटेरिया पूछा था आपसे, डिवाइडिंग मेजर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर, वायुमंडल परत की पहचान करनी है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहला कथन, टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर, इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा क्या है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है थर्मोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद, यानी कि उच्च दाब किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब संबंधित है क्लियर एंड सन्नी स्काई, यानी स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी, यानी कि किन राज्यों का तट अरब सागर पर है। ये तो क्वेश्चन आपके ईवीएस के सेक्शन में भी पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और केरल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंडिया के मैप के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कथन आपको दिए हुए हैं, अजर्सन और रीजनिंग आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। पहला क्या कह रहा है, फॉरेस्ट रिप्लेनिश मोर अंडरग्राउंड वाटर एज कम्पेयर्ड टू बैरन लैंड, यानी बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्ति करते हैं। रीजन क्या दे रखा है, फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ, यानी कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रभाव को मंद करते हैं। तो इसमें देखिए वही मैंने आपको बताया, बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पिरामिड्स इन हर एलिमेंट्री सोशल साइंस क्लासरूम, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाली शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा में क्या कर रही है, जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब कॉन्सेप्ट से नीड टू डिस्कस टू गिव अ फेयरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, यानी कि जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने के लिए उसे जो है कौन से उपसंपत्तियों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली बी, सी और डी, यानी कि आयु वर्ग पर, और आपको यंग डिपेंडेंट्स एंड ओल्ड डिपेंडेंट्स लोगों पर, और लास्ट है आपका बर्थ रेट से, यानी कि
जन्म दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरक्रॉपिंग इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सॉइल प्रैक्टिस बिकॉज इट इज, यानी बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन वॉश, यानी वर्षा दोहन से क्या करती है, सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ पर्टिकुलर फिशिंग नेट इज यूज्ड कॉल्ड चीना वाला, यानी कि वाला मछली पकड़ने के लिए कौन सा जाल जो है किस एक विशिष्ट जाल प्रयुक्त होता है, वो किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, केरल में यूज़ किया जाता है ये जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति एक प्रकार सामाजिक पूर्वाग्रह को चुनौती देती प्रतीत होती है, यानी कि सोशल प्रेजुडाइज को कौन सी जो है चैलेंज करता है वे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, अपनी व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है। देखिए वो व्हील चेयर पर है, यानी कि वो चल नहीं सकता है। दूसरा वो क्या है, अशक्त, यानी कि कैसा है, डिसेबल्ड है, ठीक है। फिर भी उसने क्या किया है, मंच पर आकर पुरस्कार जीता है। तो ये क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग एज वेल एज अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ विलेज, यानी किसी गाँव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटवारी करता है गाँव में ये सभी काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सही नहीं है, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज़ नॉट करेक्ट, ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही नहीं है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य का संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य हैं। देखिए जब भी आपको ये दिख जाए ना, ट्रीटमेंट इज़ ओनली रेस्ट्रिक्टेड, ओनली वर्ड जब भी आपको दिख जाए तो वो नेगेटिव ही होता है, और नेगेटिव ही यहाँ से पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार कार्य करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच मार्केट्स फंक्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहले आता है हमारा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, फिर ट्रेडर यानी व्यापारी, और फिर आता है आपका कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। यानी पहले उत्पाद किया जाता है अनाज को, ठीक है, उसके बाद उसको व्यापारी खरीदते हैं, फिर उसको उपभोक्ता कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकर सहकारी व्यवस्थाओं के संदर्भ में, यानी कि विद रिगार्ड टू वेवर्स कोऑपरेटिव, आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और सही स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, वेवर्स कोऑपरेटिव इंक्रीजेज द डिपेंडेंस ऑफ द वेवर्स ऑन द मर्चेंट्स टू अर्न अ हायर इनकम, यानी कि बुनकर सहकारी संस्था अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, एक सहकारी संस्था में बुनकर जिनका हित समान होता है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट बी है ना वो 2 है ना वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में सही नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए ये तीनों ही, भारत एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, ये भी सही है। ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे ना, देयर इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है उसमें लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता होती है, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषयों में चुनाव करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनका उन विषयों के प्रति रुझान है, बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। तो ये क्या है, उनके प्रति रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़कियां जो है ऐसा बोला जाता है ना कि लड़कियां जो है मैथ्स में कमज़ोर होती हैं और लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं। ये क्या है, ये एक रूढ़िबद्धता है। आजकल जो लड़कियां हैं कितना अच्छा मैथ्स में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। इंजीनियर कितनी सारी लड़कियां जो है इंजीनियर बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैंक मीन्स दैट देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन, यानी कि
यानी आपको ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक चाहिए, का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसा भी सोचते हैं, अफेक्ट करना चाहते हैं, उनके विचार जैसे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, उस पर कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है उनको लिबर्टी है, उनको हर चीज़ की, हर कार्य करने की क्या है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों का स्तंभ बी में उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो हमारे कुछ ये दिए हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, संप्रभु यानी कि सॉवरेनिज्म। ठीक है, तो इसको मैच करना है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ये सभी आपको देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का हो जाएगा आपका दूसरा, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ए का फर्स्ट आया, यानी कि संप्रभु का मतलब होता है लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, और गणतंत्र का मतलब है राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। बंधुत्व मतलब लोगों को भाई और बहनों की तरह रहना चाहिए। देखिए यहाँ से तो आप अपने आंसर पर पहुँच गए होंगे, बंधुत्व का मतलब आप जानते होंगे। और धर्मनिरपेक्ष भी आपने पढ़ा होगा कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, सभी धर्मों को जो है समान मानेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है, यानी कि क्रिमिनल लॉ इन इंडिया से रिलेटेड कौन सा है, एसोसिएटेड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध है। दूसरा है अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना। लास्ट है यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और इस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियाँ प्रयुक्त की गईं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन अ वुमेन्स मूवमेंट टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक सोशल जस्टिस। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक रणनीति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बहिष्कृत करना एक रणनीति नहीं है। देखिए एकजुटता उन्होंने की थी, विरोध भी किया था और उन्होंने बहुत सारे अभियान भी चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका ये, अकॉर्डिंग टू 2011 census, over 4 million children in India aged between 15 and 14 work in various occupations including hazardous ones. Which one of the following situation is implied by the above statement? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत से व्यवसाय में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसाय में भी हैं। तो आपको ये बताना है कि इन जो 4 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सी परिस्थितियाँ अंतर्निहित हैं। तो पहली दे रखी है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसायों जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल हैं में काम करने की अनुमति है। तीसरा क्या कह रहा है, कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। तो कौन सी परिस्थिति अंतर्निहित है, यही आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखिए कानून नहीं है, कानून तो है बच्चों के लिए ना, और इसमें जो है काम करने की कानून द्वारा अनुमति है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा तो गलत है, लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आज हम जो है SST के 40 क्वेश्चंस PYQs के कवर कर चुके हैं 9 जनवरी 2023 के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।